चलिए भाई साहब लोग हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा होने वाला है डे 9। हम अपने मैथमेटिक्स और फाइनेंस टॉपिक को कर रहे हैं, है ना। डे 7 डे 8 में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को देख लिया है। तो जिन्होंने अभी तक डे 7 डे 8 नहीं देखा है तो एक बार डे 7 डे 8 देख के आओ, तब तुमको ये डे 9 में और मज़ा आएगा, है ना। हमारा ये जो डे 9 है, ये जो हमारा डे 9 है, ये होने वाला है हमारे मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लास्ट टॉपिक एन्यूटी पे, है ना। इस डे में हम लोग एन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एन्यूटी होता क्या है, एन्यूटी होता क्या है और एन्यूटी को निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक, अब अगर मैं तुमसे बोलूं एन्यूटी क्या होता है, अब जैसे तुमको एक 1 लाख का 1 लाख रुपीस का आईफोन लेना है ना। आईफोन लेना है किसके लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए। ठीक भाई, जरूरी नहीं है लड़के ही से लड़कियों को गिफ्ट दें, लड़कियां भी लड़कों को गिफ्ट दे सकती हैं, है ना। तो इसीलिए गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी। तो 1 लाख का आप आईफोन अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाह रहे हैं या अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो अब आप इस 1 लाख के आईफोन को खरीदने की, भाई मैं अगर जाऊं ना तो मैं भी एक बार सोचूंगा। तो आप तो यार अभी 12th पास करके बच्चे हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को यार इतनी आसानी से 1 लाख का आईफोन तो नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस 1 लाख के आईफोन खरीदने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न के स्टोर पे जाते हैं, है ना। यूनिकॉर्न के स्टोर पे जाते हैं। यूनिकॉर्न के स्टोर पे आप इस 1 लाख के आईफोन खरीदने के लिए एक डाउन पेमेंट दे देते हैं। एक डाउन पेमेंट दे देते हैं, मान लेते हैं 20,000 की। ठीक, और जो बचा, जो रिमेनिंग 80,000 है, जो रिमेनिंग 80,000 है, आपने उनसे प्रॉमिस किया कि हम इसको 10 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर देंगे आपको। तो 8,000 पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से हम इसको आपको रीपे कर देंगे अपनी पॉकेट मनी से। ठीक, तो उन्होंने इसको फाइनेंस करवा दिया। ठीक, तो ये जब हम एक बड़े से अमाउंट को, है ना, जब हम एक बड़े से अमाउंट को ऐसी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में, वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती हैं, वो इंस्टॉलमेंट एनुअली भी हो सकती हैं, वो इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपने एक बड़े से अमाउंट को छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी रीपेमेंट, है ना, उसी रीपेमेंट के तरीके को हम लोग एन्यूटी कहते हैं। सिंपल शब्द में अगर कोई बोले ना एन्यूटी क्या होता है, तो एन्यूटी कुछ नहीं है, ये ईएमआई की तरह ही एक सिस्टम है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जहां पे आप एक बड़े से अमाउंट को कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करते हो। इवन जरूरी नहीं तुम कोई चीज खरीदो तभी एन्यूटी होती है। ठीक, तुम अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने एलआईसी ले रखी होगी या वो कहीं और पैसा लगाते होंगे आपके फ्यूचर के लिए, आपकी शादी के लिए, है ना, या आपकी पढ़ाई के लिए। तो वो सब क्या है, वो सब वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर मंथ, वो क्या है, वो सब एक एन्यूटी का ही एक तरीका है ना। मतलब एन्यूटी अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन से लगती है। तो एन्यूटी एक सिंपल से शब्द में बोले तो एन्यूटी क्या है, एन्यूटी एक रेगुलर पेमेंट है, एक रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट है। ठीक, एक रेगुलर टाइम गैप पे, एक रेगुलर टाइम गैप पे, है ना। रेगुलर टाइम गैप मतलब यहां पे अगर कोई इंस्टॉलमेंट महीने की 2 तारीख को जाती है तो वो अगले महीने भी 2 ही तारीख को जाएगी। ऐसा नहीं कि आज 2 को दिया, अगली बार 4 को दे दिया, अगली बार 10 को दे दिया, वो एन्युटी नहीं है। ठीक, जब आप एक रेगुलर पेमेंट, एक सर्टेन अमाउंट की रेगुलर पेमेंट हर महीने के एक रेगुलर टाइम गैप पे, है ना, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे करते रहते हैं, तो उस तरह की इंस्टॉलमेंट्स को, उस तरह की स्कीम को हम लोग एन्युटी कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो होती है एन्युटी होता क्या है, तो वो एन्युटी मैंने आपको समझा दिया। अब जब भी हम लोग एन्युटी के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग एन्युटी के बारे में बात करते हैं, तो एन्युटी में ये जो टाइम गैप के मैंने बात करी है ना, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये हमेशा हमेशा 2 तारीखों को, 2 टाइम पे आपके अकाउंट से कट सकती है।
या तो आप इंस्टॉलमेंट महीने के आखिरी में दोगे, जैसे किसी ने अगर फोन वन फाइनेंस करवाया हो या किसी का इंस्टॉलमेंट LIC जाती हो, तो देखना कोई LIC की स्कीम महीने के 25-26 तारीख को जाती है, यानी महीने के आखिरी में जाती है, कोई इंस्टॉलमेंट महीने के शुरुआत में जाती है, कोई इंस्टॉलमेंट महीने के शुरुआत में जाती है, ठीक, कोई इंस्टॉलमेंट महीने के शुरुआत में जाती है। जो इंस्टॉलमेंट महीने के आखिरी में जाती है ना, जो इंस्टॉलमेंट महीने के आखिरी में जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एन्युटी, उसको हम लोग कहते हैं एन्युटी रेगुलर, उसको हम लोग कहते हैं एन्युटी रेगुलर। अब रेगुलर क्यों कहते हैं? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है या आपने जहां से भी फाइनेंस करवाया कोई चीज या कहीं से भी इंस्टॉलमेंट ले, वो आपको बताना भूल गए या उन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया कि कौन सी तारीख को इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो नॉर्मली महीने के आखिरी में जाएगी, है ना, इसीलिए हम लोग एन्युटी रेगुलर कहते हैं। एन्युटी रेगुलर मतलब क्या? अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट कब जानी है, तो हमेशा महीने के आखिरी में जानी है, यानी एन्युटी रेगुलर के हिसाब से जानी है, ठीक। और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट महीने के बिगिनिंग में जाती है तो उसको कहते हैं इमीडिएट एन्युटी, उसको क्या कहते हैं? इमीडिएट एन्युटी, ठीक। मतलब जैसे ही महीना शुरू हुआ तुरंत मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, उसको हम लोग कहते हैं इमीडिएट एन्युटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक हो गया एन्युटी रेगुलर और एक होता है इमीडिएट एन्युटी। ये जो एन्युटी, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये महीने के साल के 2 तारीखों को जा सकती है, महीने के शुरुआत में या महीने के आखिरी में, या साल के शुरुआत में या साल के आखिरी में, ठीक है, ठीक है। फिर अब जब भी हम लोग एन्युटी के बारे में बात करते हैं तो एन्युटी में हम लोग सिर्फ 2 ही चीजें कैलकुलेट करते हैं। एन्युटी में सिर्फ हमको 2 ही चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, एक को हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा कहीं पे पैसा लगा रहे होंगे, कहीं पे वो उन्होंने एक एन्युटी ले रखी होगी, वो इन फॉर्म ऑफ LIC भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट लाइक साहू इन्वेस्टमेंट्स, है ना, साहू इन्वेस्टमेंट हमारे इधर यूपी में बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है ना, तो साहू वाहू में पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट वो हर महीने या हर साल की शुरुआत में या आखिरी में देते होंगे, ठीक। ऐसे 10-12 साल 15 साल के लिए वो भाई स्कीम ले लेते हैं। अब 10-12-15 साल के बाद जब वो स्कीम ले लेते हैं तो उनको मतलब बैंक वो स्कीम कैसे खरीदते होंगे भाई? उन्होंने वो लोग बोलते होंगे कि आप हजार रुपए की हमको 12 इंस्टॉलमेंट दीजिएगा, मतलब आप 12,000 रुपए हमको देंगे, हम 12,000 के बदले में आपको 15,000 लौटाएंगे। तो ये 15,000 जो मेरे को मिल रहा है ना, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई। जो पैसा मेरे को इंटरेस्ट के साथ मिलेगा बढ़ के, वो फ्यूचर वैल्यू, ये बिल्कुल अमाउंट की तरह होती है SICI के, ठीक। अगर तुमको इसको याद रखने के लिए यहाँ पे लिखना है तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर टू अमाउंट लाइक SI एंड CI। जो अमाउंट हम लोग SICI में यूज करते थे ये बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे उसको फ्यूचर वैल्यू कह दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी तुम लगभग कितना पैसा आज के हिसाब से दे दोगे। तो जब तुम्हारे स्कीम में कोई एजेंट आया होगा, तो तुम्हारे घर में कोई एजेंट आया होगा, तो उसने बोला लगभग आप 12,000 रुपए देंगे, हम उसके बदले में आपको 15,000 लौटाएंगे, ठीक। तो उसने आज की कीमत क्या लगा दी कि आज के हिसाब से लगभग आपको 12,000 देने पड़ेंगे। तो आपने प्रिंसिपल ये जो 12,000 है ये लगभग इट इज सिमिलर टू, मैंने बिल्कुल वर्ड नहीं लिखा है सेम, सेम और सिमिलर में अंतर होता है, ठीक। ये सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू प्रिंसिपल, है ना, ये तुम्हारे प्रिंसिपल की तरह है कि लगभग आप कितना पैसा मॉनेटरी वैल्यूज में दे दोगे, है ना, 12,000 दे दोगे, उसके बदले में आपको मिलेगा कितना भाई, वो आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक फ्यूचर वैल्यू एक प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। ये जो फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू है ये इंस्टॉलमेंट में दिए जा रहे पैसे से निकलेगा, और ये जो इंस्टॉलमेंट है महीने के आखिरी में जा सकती है, महीने के बिगनिंग में जा सकती है, ठीक। जो इंस्टॉलमेंट महीने के आखिरी में जाती है उसको हम लोग कहते हैं एन्युटी रेगुलर, और जो इंस्टॉलमेंट महीने के बिगनिंग में जाती है उसको हम लोग कहते हैं इमीडिएट एन्युटी, ठीक है, ठीक है। अब मैं जरा स्लाइड चेंज करूंगा और मैं अब आपको एन्युटी के फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा, ठीक। अगर आपको इतनी थ्योरी क्लियर है तो आप सीधा फॉर्मूले पे आ जाइए।
अब सीधा फॉर्मूले पे आने से पहले मैं आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर देता हूं। ये टेबल हूबहू ऐसे याद कर लीजिएगा, गारंटेड आपका आईसीएआई का मॉड्यूल क्या, आपका बीकॉम बीबीए कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे एन्युटी जैसा टॉपिक आता होगा, आप इस टेबल से वो निकाल सकते हैं, है ना। बस ये फॉर्मूले प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। देखिए कैसे, मैंने यहां पे लिखा महीने का आखिरी या साल का आखिरी एंड, यहां पे लिखा महीने का बिगिनिंग, ठीक। यहां पे लिखा फ्यूचर वैल्यू, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, और पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। अब आइए पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू जाननी है और आपकी इंस्टॉलमेंट महीने के आखिरी में जा रही है, आपको फ्यूचर वैल्यू जाननी है और आपका इंस्टॉलमेंट जो दी जा रही है वो महीने के आखिरी में दी जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तब आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे ये जो स्मॉल ए है ये इंस्टॉलमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? इंस्टॉलमेंट को, कि कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट, 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट, 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट बताई गई होगी क्वेश्चन में ना, वो स्मॉल ए होता है। आई क्या होता है? आई अगर आपको याद रखना हो तो मैंने आपको एसआई सीआई बताया, आई जो होता है वो आर अपॉन 100 के बराबर होता है, आर अपॉन 100 के बराबर होता है। एन क्या होता है? एन आपका टाइम होता है, कितने साल के लिए पैसा लगाया गया है या कितनी बार पैसा लगाया गया है, ठीक। जैसे एक साल में मंथली पैसा दे रहा हूं और 2 साल तक दूंगा तो मेरा एन 24 हो जाएगा, एन 24 हो जाएगा। कैसे 24 हो जाएगा? क्योंकि एन तब 2 साल मत लेना। क्यों? एन यहाँ पे दिखाता है, एन टाइम के साथ साथ यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड को दिखाता है। कन्वर्जन पीरियड का मतलब यहाँ पे ये है कि कितनी बार आप जाके पैसा जमा करोगे, है ना, कितनी बार आप जाके पैसे को जमा करेंगे, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत। अब फ्यूचर वैल्यू का मैंने फॉर्मूला जान लिया जब इंस्टॉलमेंट महीने के एंड में जा रही है। अब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बिगिनिंग का आप देखिएगा, आप खुद बनाएंगे। देखिए कैसे खुद बनाएंगे, वापस इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, या इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं एंड के हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट देता हूं तो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी को जाएगी। अगर मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया कि मैं अब 2026 आने वाला है जनवरी का, उसमें मैं हर महीने अपनी पॉकेट मनी से या अपनी सैलरी में से 5000 रुपीज सेव किया करूंगा, तो 5000 मेरी इंस्टॉलमेंट हो गई। और ये जो मैं पहली इंस्टॉलमेंट जमा सेव करूंगा वो 31 जनवरी मतलब महीने के आखिरी में जमा करूंगा, ठीक। फिर अगली वाली कब जमा करूंगा? 28 फेब को जमा कर दूंगा। फिर लगभग अगली वाली भी लगभग 31 मार्च को जमा कर दूंगा, एंड सो ऑन। ऐसे मैं जमा करता रहूंगा, कब तक? 31 दिसंबर तक जमा करूंगा, ठीक। तो तुम यहां पे क्या देखोगे, यहां पे आप 5000 की इंस्टॉलमेंट मैंने बोला, और मैं 5000 की इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 बार दे दूंगा, तो लगभग 60,000 में जमा कर दूंगा। लगभग मैं कितने रुपए जमा कर लूंगा अपने बैंक अकाउंट में? 60,000 रुपीज जमा कर लूंगा, ठीक है। सेम बिगिनिंग में भी अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट देते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर आप बिगिनिंग के हिसाब से आप सोचते हो कि मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया 1 जनवरी को कि अब मैं हर महीने 5000 रुपए सेव करूंगा, तो जैसे ही मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया तुरंत ही मैंने अपने अकाउंट से पैसा निकाल के भाई एक दूसरे अकाउंट में डाल दिया, तो 1 जनवरी को 5000 रुपीज डाल दिया। ये प्रोसेस भी आपका 1 दिसंबर तक चलता रहेगा, 5000, ठीक। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। यहां पे भी आप 12 ही बार पैसा दोगे 5000 के हिसाब से, तो 60,000 आप यहां पे भी दोगे। दोनों के प्रिंसिपल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के क्या प्रिंसिपल में कोई फर्क आया? दोनों में 60,000 दिए गए। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट आपने 31 जनवरी को जमा करी होगी, उस पे अगर आपसे मैं बोलूं कि उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, तो जनवरी का उसमें तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। तो जो इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी को जा रही होगी उस पे आपको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा,
उसमें आपको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी आप पैसा एंड में लगाते हो तो आपको हमेशा जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर यही पैसा आप बिगनिंग में लगाओ, यही पैसा आप बिगनिंग में लगाओ, तो आप 1 जनवरी को अगर लगाते हो तो जनवरी तो अभी पूरा बाकी है, तो जनवरी का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा बैंक अकाउंट में, तो यहां पे आपको 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों में देखो फर्क बस इतना ही सही है, दोनों में 60-60 हजार लगाया गया है, लेकिन दोनों की पहली इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट है, पहली क्या सारी इंस्टॉलमेंट में 1 महीने के इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है। 1 महीने का इंटरेस्ट का फर्क क्यों आ जाता है? क्योंकि ये 31 जनवरी चालू होता है, ये 1 जनवरी चालू होता है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड और बिगनिंग में बस इतना सा अंतर है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक, दोनों के प्रिंसिपल में तो कोई बदलाव आना ही नहीं है, फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा। बस फर्क क्या आएगा? बस फर्क आएगा 1 महीने के इंटरेस्ट का। तो 1 महीने का इंटरेस्ट देने के लिए मैं 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप ये 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या प्लस रेट परसेंट भी कर सकते हैं, जितना रेट दिया होगा, ये जो आंसर है कैलकुलेट करके उसको कैलकुलेटर पे लिखना है, प्लस आर परसेंट भी कर सकते हैं। लेकिन प्लस आर परसेंट वाली बात ना याद रखें, आप बेस्ट क्या है, आप बेस्ट क्या है, आपके लिए बेस्ट है आप 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस आई। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्यों? क्योंकि हमको हर इंस्टॉलमेंट पे 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट कम कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, इजी, ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू पे आने से पहले वापस से आ जाते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग को याद करो, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन। यही हम लोग ने पूरे डे 8 में सीखा है, यही हम लोग पूरे डे 8 में सीखा है। लेकिन है ना, ये हम लोगों ने डे 8 पे सीखा है, लेकिन यहां पे इतना सा बदलाव है कि मैं यहां पे अमाउंट को मैं फ्यूचर वैल्यू लिख देता हूं, प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू लिख लेता हूं, 1 प्लस आई की पावर एन ऐसे ही रहने देता हूं। यहां पे मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब अमाउंट निकाल रहा हूं यानी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं। अब मेरे को अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। 1 प्लस आई की पावर एन से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये जो 1 प्लस आई की पावर एन यहाँ मल्टीप्लाई में है, पीवी निकालने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई से हटा के यहाँ डिवाइड में ले आए, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कैसी आ जाएगी? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। ये मेरे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया, या ये मेरे प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये जब भी मैं किसी भी फ्यूचर की चीज को 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड करता हूं तो वो उस फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट में ले आता है। ये मेरे को सीआई सिखाता है। ये मेरे को कौन सिखाता है? सीआई। सीआई क्या सिखाता है कि किसी भी फ्यूचर की चीज को अगर प्रेजेंट में लाना है, एफवी को पीवी में लाना है, तो 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड करना है। ये जो 1 प्लस आई की पावर एन से जो मैं डिवीजन करता हूं, इस डिवीजन को हम लोग नाम दे तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसी भी फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट में ले आता है। मैंने क्या बोला? डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर वो फैक्टर है या वो रेट है जो किसी भी फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट में लाने के लिए जो हम 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड करते हैं, उस 1 प्लस आई की पावर एन का डिवीजन ही मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब तुम देखो, अब ये फ्यूचर का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहां छाप लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 आई। ठीक, ये मैंने छाप लिया। अब फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट में लाना है, फ्यूचर की चीज में को प्रेजेंट में लाना है। अब प्रेजेंट में लाने के लिए आप क्या करोगे? प्रेजेंट में लाने के लिए आप किससे डिवाइड कर दोगे? 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये फ्यूचर का फॉर्मूला था, रेड कलर से जो लिखा है फ्यूचर का फॉर्मूला है। प्रेजेंट में लाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इजी 3 फॉर्मूले याद हो गए। सिर्फ आपको याद ये वाला फॉर्मूला करना है, बाकी ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, उसका रीजन देखिए। रीजन याद होगा तो आप पढ़ा भी अच्छा पाओगे और पढ़ भी अच्छा पाओगे, है ना।
भाई किसी को पढ़ाने का मौका मिले, आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो भाई अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपने दिन के 2-3 घंटे 4 घंटे निकालिए भाई और पढ़ाइए, है ना भाई। पढ़ाने में भी बहुत पैसा है ना, पैसा तो भाई पढ़ाई में भी बहुत है ना। मन चाहा आप पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अपनी नॉलेज दिखानी है तो भाई उसको दिखाओ ना। बच्चा कैसे आपको पहचानेगा? आप किसी को पढ़ाएंगे वो आपको कैसे पहचानेगा कि यार ये पढ़ने में बहुत अच्छा है ना। वो पहचान आपको ये देगा, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन हम जैसे लोगों को हम जैसे लोगों को अगर पहचान, है ना, आपको भी अगर आप चाहते हो कि आप जहां भी जाओ आपको एक पहचान चाहिए, तो वो पहचान आपको कौन दे सकता है? वो पहचान आपको टीचिंग दे सकता है ना। बहुत लोग इस टीचिंग को मतलब भाई बोलते हैं अच्छा प्रोफेशन नहीं है, पैसा नहीं है। भाई पैसे से ज्यादा यहाँ पे नाम है ना, वो रिस्पेक्ट है जो आप मेरे को देते हो और आप किसी को पढ़ाओगे तो वो आपको देगा। अगर आपको किसी से मतलब रिस्पेक्ट कमानी है तो भाई ये सबसे अच्छा काम है। तो उसके लिए बस आपको करना क्या, आपको रीजंस, छोटी छोटी बातें हैं, बस ये मन में बैठाए रखे। वो रीजन आपको दूसरे से अलग बस यही बनाएगा। आप मेरे पास आए हैं तो भाई पढ़ा तो सबको यूट्यूब पे रहा है, लेकिन मैं आपको दूसरों से अलग कैसे बना सकता हूं? तो बस वो पीछे के रीजंस, है ना, वो पीछे के रीजंस। लोग बोलते हैं सर क्या जरूरत है इतना जानने की, सीए फाउंडेशन ये तो है, निकालो खत्म करो। निकालना खत्म करना तो एक बात है ही है, ठीक, लेकिन उसके पीछे के रीजंस जानना भी अलग बात है। सिर्फ एग्जाम पास कर लेना तो बहुत इजी, एग्जाम पास करने के लिए तो सिर्फ आपको 40 से 50% ही आना चाहिए, है ना। लेकिन हमको 40-50% नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई 90% की है, लगभग 90-80 के नीचे तो मैं सेटल ही नहीं हूं ना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सेटल हो। अभी भी हमारे पास 2 महीने हैं, हम 80-90% के नीचे सेटल नहीं होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना। और अभी हमारे 3 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है ना, अभी हमारा ये दिसंबर वाला, ये जो हमारा सितंबर वाली साइकिल है उसका रिजल्ट आ रहा है। तो भाई मैं उन बच्चों से मतलब उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है जो मतलब जिनका शायद रिजल्ट उतना अच्छा ना है या सितंबर का एग्जाम उतना अच्छा ना गया हो, तो भाई मेरा उनको बस इतना सजेशन है कि यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट कुछ भी हो, मैं आपके पीछे पर्सनली खड़ा हूं, मैं आपके पीछे पर्सनली खड़ा हूं। आपके घर में कोई दिक्कत है ना, आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत हुई है ना, आपसे नहीं हुआ इस बार, तो मैं उनके लिए तो हूं ही हूं, है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं लाइफ में अकेला हूं या अकेली हूं, ठीक। आप पर्सनली मेरे को कभी भी फोन करोगे, मैं आपकी बातें सुनने को तैयार हूं। बस वो सितंबर जो जा चुका है अब उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। रिजल्ट आता है बहुत अच्छी बात, आप पास होते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं होते हैं तो भाई मतलब ये मत मानिएगा कि आपने लाइफ खो दी। आप अभी 12th क्लियर करके बहुत ज्यादा 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिए होंगे, है ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लोग बोलते हैं यार मैं 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो रहा है सर, कैसे होगा, मैं क्या लायक हूं? तो मैं कहता हूं हाँ तुम ही लायक हो, बस वो लायक होने के लिए तुमको वो जिद पकड़नी पड़ेगी, है ना। तुम अपने आप पे शक करना चालू कर देते हो भाई, अपने आप पे डाउट मत करिए, अपने आप पे शक मत करिए भाई, जिद पे उतर आइए यार कैसे नहीं होगा, है ना, कैसे नहीं हो रहा है, मेरी कमी कहां छूट रही है, तो वो कमी पे ध्यान दीजिए ना। वो अनसक्सेसफुल मैटर नहीं करता है ना, वो अनसक्सेसफुल के बाद सक्सेस लाना मैटर करता है। क्यों? क्योंकि वो सीख, है ना, वो अनसक्सेसफुल की सीख वो सक्सेस की सीख से भी बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। एक हाँ मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं मतलब मेरे को बहुत मोटिवेट करती है ना भाई। एक मैं मतलब हम लोगों को बचपन में पोएम सिखाई जाती थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करते रहिए, है ना, वो बढ़ते रहिए, है ना। आपसे चीजें होंगी, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको रिजल्ट से परेशान नहीं होना है, ठीक। जो टाइम गया। अभी भी हमारे पास 3rd के बाद, ये 3 नवंबर के बाद भी, ये रिजल्ट आने के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम रह जाएगा। तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है और लग जाना है। और ये जनवरी 26 तो हमारा ही होना चाहिए। ये जिद हमको लानी है, और लाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू की तरह फॉर्मूला होगा बिगनिंग में, a 1 + i की पावर n -1 i 1 + i की पावर n, बगल वाला ही बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ठीक। अब नई चीज यहां पे क्या होगी? नई चीज यहां पे ये होगी कि आप यहां पे पहले तो +a कर देंगे, एक बार इंस्टॉलमेंट को जोड़ देंगे, और यहां पे जो n होगा उसमें 1 साल कम कर लेंगे, n -1 लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं एन्युटी के जो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। ये टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये बहुत अच्छी से बात याद रख लो। अगर तुम मेरी बात पे यकीन करो, अगर आपके क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट, ठीक, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक, तो आप हमेशा फ्यूचर वैल्यू लगाओगे। हमेशा अमाउंट जब भी होगा तो आप फ्यूचर वैल्यू बनाओगे। आपको कोई भी रिजर्व क्रिएट करना है, आप कोई भी रिजर्व, जैसे आप कंपनियों के लिए रिजर्व बनाते हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, तो रिजर्व में कितना पैसा जुड़ जाएगा 10 साल बाद वो जानना है, तो वो भी फ्यूचर वैल्यू। रिजर्व आप कभी बना रहे हैं, रिजर्व में कितना पैसा हो जाएगा 10 साल बाद लगभग वो भी आप फ्यूचर वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन में लोन लिया है, आपने बोरो किया है, आपने परचेज किया है, ये सब चीजें कब होंगी? ये सब चीजें आज होंगी। ये सब चीजें कब होंगी? आज होंगी, ठीक। तो आज होंगी तो प्रेजेंट वैल्यू। भाई तुम लोन लोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि 10 लाख रुपए मेरे को दे देना 10 साल बाद। कोई ऐसे लोन नहीं मांगता है, कोई ऐसे भीख नहीं मांगता है, बोलता है यार प्लीज दया के नाम पे 10 लाख रुपए दे दो, है ना। तो वो 10 लाख रुपए दे दो, तो वो क्या है, वो आपका लोन कब मांग रहे हो? आज के लिए मांग रहे हो, है ना। वो आज के हिसाब से मांग रहे हो कि 10 लाख दे दो। कोई ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि मेरे को 10 लाख रुपए भीख दे दो, या 10 लाख रुपए लोन दे दो, या 10 लाख रुपए बोरो कर दो 10 साल बाद, ठीक। 10 साल के बाद का तुमने देखा है कि तुम जिंदा रहोगे? जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो लोन या बोरो कैसे मांगोगे? तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लोन, बोरो, परचेज, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा एंड लगेगा। साइलेंट, अगर कुछ नहीं लिखा है इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, तो हमेशा एंड में जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग मेंशन्ड है तभी बिगिनिंग लगाना, वरना नहीं लगाना। ये मेंशन होना चाहिए कि पैसा इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में जा रही है। अगर नहीं लिखा है तो बिल्कुल बिगिनिंग मानोगे नहीं, हमेशा एंड ही मानते चलोगे। और बिगिनिंग तब मानोगे जब लिखा होगा एक लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये हूबहू, ये 3 वर्ड्स लिखे होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हूबहू मतलब सिमिलर की बात नहीं है, हूबहू सेम। सिमिलर और सेम में अंतर है, तो यहां पे सेम अगर ये 3 वर्ड लिखे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो बिगिनिंग लगेगा। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं क्वेश्चन लेके, उसमें लिखा होता है 5000 इज पेड एवरी ईयर कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ लिखा है तो बोलते हैं सर बिगिनिंग लगेगा क्या, कि आज से ही शुरुआत होगी? कमेंसिंग नाउ का ये मतलब नहीं है बिगिनिंग लगेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का ही मतलब सिर्फ ये होगा कि बिगिनिंग लगेगा। कमेंसिंग नाउ अगर मैं यहां लिख देता हूं, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी है कमेंसिंग नाउ लिखा है ना। कमेंसिंग नाउ लिखा है तो बहुत लोग बिगिनिंग लगा देते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग नहीं लगाना है। लगाना क्या है? लगाना कमेंसिंग नाउ वाले क्वेश्चन में क्या है? एंड। मैंने बोला बिगिनिंग तभी लगेगा जब लिखा होगा या स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा होगा। कोई दिक्कत? मैं हट जा रहा हूं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगर आप एन्युटी में इतना सीख गए तो 1-2 एप्लीकेशन के बारे में हम लोग और आज बात करेंगे, है ना। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशंस और एन्युटी के क्वेश्चंस, ठीक। अब जब भी हम लोग एन्युटी की बात करते हैं तो एन्युटी के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं कि ये नाम लिखा दिखेगा तो समझ जाना कि एन्युटी है, ठीक। समझ जाना एन्युटी है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंकिंग फंड का, लिखा है यू हैव टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? ये वो फंड होता है जो किसी प्री डिटरमाइन पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये एक तरह का रिजर्व है, और अगर रिजर्व है या एक तरह का फंड है तो रिजर्व हो, फंड हो, हमेशा क्या लगता है? फ्यूचर वैल्यू लगता है। तो सिंकिंग फंड निकालने के लिए हमेशा फ्यूचर वैल्यू लगेगा, हमेशा फ्यूचर वैल्यू लगेगा। और हमेशा फ्यूचर वैल्यू एंड भी लग सकता है, बिगिनिंग भी लग सकता है, ठीक। एंड भी लग सकता है, बिगिनिंग भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टॉलमेंट कैसे जा रही है वो क्वेश्चन में लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो एंड, अगर लिखा है मेंशन्ड है तो बिगिनिंग। 99% केस में आपके ICAI के मॉड्यूल में और आपके एग्जाम में अगर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आता है तो फ्यूचर वैल्यू एंड ही आएगा। आप वहां पे सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू A
1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा सिंकिंग फंड में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सब पे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो सारे एप्लीकेशन मालूम होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये वीडियो बस आपके फॉर्मूले याद करने के लिए है, ठीक। फिर दूसरा एप्लीकेशन आता है, उसको कहते हैं परपेचुइटी, ठीक। परपेचुइटी यानी तुमने कॉमर्स में पढ़ा होगा, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका ओनर, मतलब जिसने कंपनी स्टार्ट करी है, वो मर भी जाए तो भी कंपनी चलती रहेगी। जैसे हमारा टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप, हमारी रिलायंस इंडस्ट्री, हमारा जियो, हमारा ये कौन सा कहते हैं अडानी ग्रुप, ये सब क्या है, ये सब एक कंपनी है, ये खुद में एक इंसान बन चुकी है ना। इंसान जिंदा रहे ना रहे, इंसान जिंदा रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे, है ना। सर रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी आज भी चल रही है, उनका नाम आज भी चल रहा है, ठीक। तो वो क्या है, वो भाई एक परपेचुइटी का एग्जांपल है, जहां पे कंपनी चले या ना, मतलब इंसान रहे ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। वैसे परपेचुइटी क्या है, इंस्टॉलमेंट देते रहना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी, इंसान रहे ना रहे, ठीक है, इंसान रहे ना रहे, इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। तो ऐसी चीज जहां पे भी लिखी होगी वो परपेचुइटी। और परपेचुइटी का क्वेश्चन में वर्ड हमेशा परपेचुइटी को लिखा होगा कि फॉर एवर, ये 5000 इज पेड फॉर एवर, या 5000 इज पेड एंडलेसली। ये फॉर एवर और एंडलेसली जैसे वर्ड लिखे होंगे, फॉर एवर और एंडलेसली जैसे वर्ड लिखे होंगे, तो ये हमेशा किसका एग्जाम्पल है, परपेचुइटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जब भी हम लोग परपेचुइटी के बारे में बात करते हैं तो परपेचुइटी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल परपेचुइटी होती है ना, एक नॉर्मल परपेचुइटी होती है और एक ग्रोइंग परपेचुइटी होती है। एक नॉर्मल परपेचुइटी होती है और एक दूसरी ग्रोइंग परपेचुइटी होती है। ग्रोइंग परपेचुइटी, नॉर्मल परपेचुइटी अगर आएगी, देखो परपेचुइटी में कोई फ्यूचर नहीं मालूम है कहां तक इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, हमको फ्यूचर एकदम नहीं स्पेसिफाई है, पैसा कब तक देना है। जब यही नहीं मालूम है कि ये परपेचुइटी, ये इंस्टॉलमेंट कहां तक जाएगी, तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल ही कैसे सकते हैं भाई, कोई निकाल सकते हैं? तुमको मालूम है, तुमने फ्यूचर देखा, तुमसे बोल दिया कि तुमको 5000 रुपए मेरे को देते रहने, कब तक देने ये नहीं बताया है। जब ये बताया ही नहीं है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकल सकता है, ठीक। तो ऐसी इंस्टॉलमेंट जो देते रहना है ना, जब तक जिंदा हो। अब तुम कब तक जिंदा हो, भगवान तो हो नहीं कि तुम बता दोगे मैं कब तक जिंदा हूं, ठीक। तो फॉर एवर एंडलेसली वर्ड लिखा है, तो फ्यूचर स्पेसिफाई ही नहीं है कहां तक फ्यूचर जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू नहीं निकल सकती है। निकल सकती है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। इसीलिए कभी भी परपेचुइटी में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला होता है A अपॉन आई। क्यों A अपॉन आई, क्योंकि वहां पे n नहीं स्पेसिफाइड है, तो n नहीं स्पेसिफाइड है तो पीछे वाले फॉर्मूले लग ही नहीं सकते हैं। ये परपेचुइटी अपने में एक स्पेशल एप्लीकेशन है एन्युटी का, जहां पे अगर नॉर्मल परपेचुइटी है, कुछ भी नहीं है, बस बोल रहा है कि 5000 इज पेड एट 6% फॉर एवर, तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, PV इज इक्वल टू A अपॉन आई, ठीक। अगर लिखा है 5000 इज पेड एट 6% एवरी ईयर, ग्रोइंग एट 2%, वहां पे ग्रोथ रेट गिवन है, ग्रोथ रेट गिवन है, तो हमेशा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A अपॉन आई माइनस जी। दोनों बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे फॉर्मूलेज हैं, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत। तो देखिए आज के डे में मैंने क्या पढ़ाया, आज के डे में मैंने आपको एन्युटी पढ़ाया, मैंने आपको बताया एन्युटी में क्या क्या निकालते हैं, ठीक। मैंने आपको वर्ड बताया डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, बहुत स्पेशल वर्ड है डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक। फिर ये मैंने आपको एन्युटी के 4 फॉर्मूले दिखाए जो नॉर्मली लगते हैं। फिर एन्युटी का एक एप्लीकेशन दिखाया सिंकिंग फंड, और एक एन्युटी का एप्लीकेशन दिखाया परपेचुइटी, ठीक। लगभग 5 एप्लीकेशन और बाकी हैं, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे डे 10 में, ठीक है। वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे डे 10 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।